चलो बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि शुक्ल जी की पुस्तक से वीर गाथा काल कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा बहुत पहले। इसके बाद हमने भक्ति काल भी पूरा पढ़ लिया है। कल वाली क्लास तक हमने पूरी तरीके से भक्ति काल को अच्छे से समझ लिया है। 4 प्रकरण तो थे वीर गाथा काल के अंदर, ठीक है, और 6 प्रकरण थे हमारे भक्ति काल के अंदर, जिसमें सामान्य परिचय, संत साहित्य, सूफी साहित्य, राम साहित्य, कृष्ण साहित्य, अन्य फुटकल कवि, ऐसे 6 कवि थे। और हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण काल जिसे कहते हैं हम रीतिकाल, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन काल है रीतिकाल। रीतिकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक प्रवाह जो बहता आ रहा था ना, धारा, ये देखो एकदम फास्ट फास्ट, वो एक्चुअली क्या होता है ना, फास्ट धारा। और फिर ये आधुनिक काल के बाद ये देखो कि फास्ट फास्ट बह रहा है धारा एकदम, मतलब साहित्य को बात हो। तो बीच में जो रीतिकाल ऐसी चीज है जिसने कहीं ना कहीं उस कविता की धारा को प्रभावित करने का कार्य किया है। इस काल में कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य भले ही नहीं हुआ है कि हम इसको मौलिक उद्भावना का काल कह सके, परंतु इस काल में कविता को जिंदा रखने का काम किया है। पहली बार कविता को कविता समझकर लिखने का जो काल था ना, वो रीतिकाल था। इससे पहले जो कविता की जा रही थी वो सिर्फ कविता करने के लिए नहीं थी। वो कविता जो था वो सेकेंडरी चीज थी, प्राइमरी थॉट था। ईश्वर की भक्ति करना, समाज सुधार करना, और एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी अच्छी बातें करना, उपदेशात्मक प्रवृत्ति जिसे कर सकते हो, उपदेश देना, नीति निरूपक ग्रंथ कर लिखना, है ना, या फिर रस की बात बताना। या हम कह सकते हैं जैसे आदि काल में भी अगर बात करें तो तंत्र मंत्र साधना की प्रकार से देखा जाए तो उनकी प्रचार प्रसार करना, राजाओं के शौर्य का वर्णन करना। पहली बार रीतिकाल में कविता को कविता सोच कर लिखा गया है कि हाँ यार मुझे कविता लिखनी ताकि 4 लोगों को मैं सुना सकूं, रसिकों के बीच अपना नाम और बेहतरीन कर सकूं, और अपने जो जो भी आश्रय दाता है, मेरा जो भी राजा है, उसके पास जाकर मुझे और ज़्यादा अशर्फिया मिले, खुशामद मिले, पैसा मिले, नाम मिले, दौलत मिले। तो बेहतरीन तरीके से कविता छंद लिखे गए, सवैया छंद लिखे गए रीतिकाल में, ठीक है ना। रीतिकाल शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि यहाँ तक जो हिंदी साहित्य का जो था वो अपने प्रौढ़ता पर पहुंच चुका था। अर्थात हिंदी साहित्य का आगमन जो हम वीरगाथा काल में समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं ना, वो अब जाके बहुत ज़्यादा प्रौढ़ता पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत विस्तार मिला आदि काल में, फिर और ज़्यादा विस्तार मिला वीरगाथा काल भक्ति काल में। उसके बाद रीति काल में उस साहित्य को और अच्छे ढंग से, क्योंकि अब छंद का ज्ञान, अलंकार का ज्ञान को बेहतरीन तरीके से हो चुका था। कविता इन्होंने अनायास में करके सायास इनका उद्देश्य था कविता करना, क्योंकि पहले वाले कवियों का कविता करना जो है सेकेंडरी मकसद था। पहला मकसद उनका कविता करना नहीं था। और संत साहित्य की विशेषता जब हम पढ़ते हैं तो वह हमने पढ़ा भी था कि कविता करना इनका मकसद नहीं है, सिर्फ समाज सुधार के लिए उपदेश देना इनका उद्देश्य है। और अपने जो भी संप्रदाय है उनका प्रचार प्रसार करना, प्रभु का गुणगान करना, ये इनका उद्देश्य था। कहीं ना कहीं प्राइमरी तरीके से इन्होंने कविता को नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि हमने भक्ति काल पढ़ा। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया, कहा जाता है, आपको पता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब देखो स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार जो साहित्य है ना, साहित्य शब्द का मतलब क्या होता है, स प्लस हित, हित के उद्देश्य के साथ लिखी गई रचना साहित्य कहलाती है। हित का मतलब दूसरों के हित के लिए। तो पहली बार भक्तिकालीन साहित्य में जनोन्मुखता दिखाई गई थी। जनोन्मुखता क्या होती है, जो सामान्य जनता है ना, सामान्य जनता, उसकी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की गई थी पहली बार। क्योंकि आदिकाल में क्या होता है, तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार करो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, इधर से बस योग साधना को श्रेष्ठ बताओ, इधर से बस राजा का वर्णन करो, बस राजा ने इतने युद्ध लड़े, इतना प्रेम प्रसंग चलाए, यहाँ से युद्ध करके इस राजा को हराया, ये सब चीज़ें मिलती थी। लेकिन जो सामान्य जनता है उसका क्या है ना, कोई भी जो कला होती है उसका पहला मकसद, बात मानता हूँ कि मनोरंजन जरूर होता है, परंतु दूसरा उद्देश्य या फिर पहला उद्देश्य ही मान सकते हैं इसके सापेक्ष, मनोरंजन के सापेक्ष, कि वो सामने वाले के हित की बात तो करे, किसी के काम तो आए ना वो चीज़। ऐसे तो है नहीं ना कि बिना काम के उसको लिखा जाए, ठीक है ना। बिना जब अपना नेट जुड़े हो, इससे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बात इसको जरूर सुनना आप। तो सामान्य कला, मनोरंजन, ये हमने डिस्कस किया कि जो कला का उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं वो मनोरंजन बहुत आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें
समाज के हित की भावना किसी के काम तो है ना यार, कोई भी चीज़ ये बताओ। चाहे वो मेंटली आए, चाहे फिज़िकली आए, लेकिन वो काम तो आनी चाहिए। वैसे ही जब भक्ति काल का साहित्य था, पहली बार इस साहित्य में सामान्य जनता की बात रखी गई थी सामने, कि भाई तुम हारे नहीं हो, टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ हम हैं, है ना? कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन पहली बार ये अभिव्यक्ति भक्ति काल के साहित्य में की गई है कि तुम यार टेंशन मत लो, भक्ति करना और ईश्वर की प्राप्ति करना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े-बड़े महाज्ञानी जो है, उन्हीं के हाथ में है, नहीं। सामान्य व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है और ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति के विभिन्न प्रकार के मार्ग बताए और बहुत ही सुलभ मार्ग बताए, ठीक है ना? चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे निम्बार्क संप्रदाय के हो, संत साहित्य हो, सूफी साहित्य हो, सबने कहीं न कहीं सामान्य व्यक्ति को प्राथमिकता देकर ईश्वर के करीब लाने के लिए नए-नए मार्ग बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से व्यक्त किए हैं, ठीक है? तो ये वाली बात के कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन भक्ति काल के साहित्य में सामान्य जन की अभिव्यक्ति की गई है, उसको हारने से बचाया गया है कि तू हारा हुआ नहीं है, तेरे साथ समूचा जगत, ईश्वर तेरे साथ है कहीं न कहीं। क्योंकि देखा जाए तो इस टाइम पे मुगलों का जो अतिक्रमण था, वो बहुत ज़्यादा भारत में या भारतवर्ष में या फिर अधिकांश उस क्षेत्र में फैल चुका था, ठीक है ना? अधिकांश हिस्सों में देखा जाए तो, जहाँ पे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, राजाओं को अधीन बनाया जा रहा था, ये सारी प्रवृत्ति मिल रही थी। तो जब जनता जब हारने वाली थी या हार रही थी, उस समय पे भक्ति काल का साहित्य सामने निकल कर आया। इस वजह से मोटा-मोटा कहीं न कहीं देखा जाए तो इसको भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बाद में क्या होता है ना कि जब भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया, तो भक्ति काल की एक मोटी-मोटी विशेषता थी, वो थी कि गलत का विरोध। गलत का विरोध कैसे? आक्रोशता के साथ, ठीक है ना? जैसे कबीर नहीं लिखता क्या? कबीर की जो वाणी आपने देखी होगी कितने प्रकार से कर्कशता के साथ, और देखा जाए कर्कशता नहीं, सॉरी, कर्कशता तो हो जाता है कानों को चुभने वाला, लेकिन आक्रोश की भाषा ज़रूर मिलती है तब भी, ठीक है ना? कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, इस प्रकार की पंक्तियाँ जो लिखी हैं। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते है ताको कौन हवाली, इस प्रकार की पंक्तियाँ हो गई। इसके अलावा और भी पंक्तियाँ हैं ना कि यार, कि वो बामन वाली जो पंक्तियाँ हैं, वो वाली पंक्तियाँ हो गई है ना। उसके अलावा और सारी पंक्तियाँ हैं जिसमें कबीर ने समाज को कहीं न कहीं पे उस पे चोट की है, ठीक है ना? कि मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको एक बार बताना? हेलो? मुझे सुन रहे टेलीग्राम पे, उनको मेरी आवाज़ आ रही है टेलीग्राम वालों को? बहुत बढ़िया, चलो। तो कहीं पहली बार जो है कबीर ने एक प्रकार से आक्रोशता का जो भाव है कबीर के साहित्य में हमको मिला। तो ये भी भक्ति काल के साहित्य को एक प्रकार से स्वर्ण युग बनाने में मददगार साबित हुआ। इसके अलावा जो गलत था, उसका विरोध किया। जो धर्म था, धर्म के पक्ष में वो बातें रखी गई है, जो अगर हिंदू धर्म में गलत थी तो उसको भी दूर रख किया गया। अगर मुसलमान धर्म में गलत थी तो उसको भी दूर किया गया। दोनों की मिली-जुली चीज़ें जो मानवता और एकता का संदेश देती है, उसी कविता की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है, वो भी सेकेंडरी। प्राइमरी उद्देश्य कविता करना नहीं था, प्राइमरी उद्देश्य समाज सुधार या कहीं न कहीं लोगों को अच्छा-अच्छा ज्ञान का उपदेश देना था। पाखंड का विरोध किया गया था इस साहित्य में। कुल मिला के बात ये है कि जनता के हित का साहित्य था वो, जनता के हित का साहित्य था, ठीक है ना? पहली बार विधाता की सरल परिभाषा बताई गई है, विधाता को पाने के लिए सरल मार्ग यहाँ पर व्यक्त किया गया है, ठीक है ना? ईश्वर के प्रति उन्मुख करने की बात दिखाई गई है। तो कुल मिला के जब ये अभिव्यक्ति भक्ति काल के साहित्य में होने लगी तो हम इसको स्वर्ण काल कहने लगे, परंतु समय के साथ-साथ मुगलों की अधीनता जो है ना, अधिकतर राजाओं ने देखा जाए तो ग्रहण कर ली थी मुगलों की अधीनता, और जो राजा लोग थे, वो भी कहीं न कहीं प्रकार से उदासीन हो चुके थे, क्योंकि अब युद्ध वगैरह उस हिसाब से हो नहीं रहे थे। कवियों को भी कविता करने के लिए क्या बोलते हैं पारितोषिक मिलने लगा था, उनको एक प्रकार से खुशी-खुशी गिफ्ट वगैरह मिलने लगा था, के राजाओं के आश्रम में उनको सम्मान मिलने लगा था। तो कहीं न कहीं कवियों के पास भी लिखने के लिए जनता का दुःख नहीं रह गया था। जनता दुखी थी भी नहीं, देखा जाए तो जनता फिर उसके बाद एक प्रकार से होता है ना कि अब पैदा हो ही गए तो जी लेते हैं, लेकिन दुःख वगैरह सब अब ठीक है, जैसा भी चल रहा है वैसा चल ही रहा है। आधा लोग अधीन हो चुके हैं, हम अपने गाँव में काम कर रहे हैं, वो अपने गाँव में काम कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही क्या बोलते हैं आक्रोश चलता रहता था, युद्ध चलता रहता था, या फिर थोड़ा बहुत जो वो होती रहती थी ना, क्या बोलते हैं, मुगल के द्वारा लड़ाई वगैरह या फिर लोगों को दबाना, वो चलता रहता था, उसके खिलाफ कार्रवाई चलती रहती थी।
लेकिन अधिकांश जनता जो है उदासीन हो चुकी थी, राजा लोग उदासीन हो चुके थे, तो कहीं न कहीं जो साहित्य का जो स्तर होगा वो तो ऑटोमेटिक ही चेंज होगा ही सही ना। आपने देखा होगा कि भक्ति काल के सापेक्ष से 10 निरूपक ग्रंथ लिखे जाने लगे हैं, जैसे हित तरंगिणी देखो आप। हित तरंगिणी जो है सतसई परंपरा ग्रंथ है, कृपाराम का, ठीक है ना? 1541 में लिखा जाने लगा है वो, कि 1643 से हम दीपिकाल का आरंभ मानते हैं। हालाँकि जब हम शुक्ल जी वाली पुस्तक का अध्ययन करना शुरू करेंगे, तब विस्तार से और पढ़ेंगे कि रीतिकाल के आगमन के क्या-क्या कारण रहे हैं, शुक्ल जी ने क्या-क्या माना। तो जब किसी भी भक्ति काल की ये धारा देखो प्रवाहित हो रही है, अब भक्ति काल की धारा देखो ये प्रवाहित हो रही है, और जब साथ में यहाँ से रीतिकाल की धारा भी शुरू हो गई है, तो आगे जाके ये धारा तो मतलब मध्यम होगी नहीं होगी ये बताओ? और ये वाली जो धारा है रीतिकाल की, ये थोड़ी-सी और ज़्यादा आकार बड़ा ग्रहण कर लेगी, मोटी होती है। इस प्रकार से रीतिकाल का आगमन हो जाता है भक्ति काल के बाद, क्योंकि राजा वगैरह सब उदासीन हो गए थे, युद्ध वगैरह हो नहीं रहे थे, कवियों ने भी अपने प्रकार से जो भक्ति वगैरह करना था बंद कर दिया था, और राजाओं के लिए जो आश्रय में जो मधुर लगता था उनको लिखना, उन पे ध्यान दिया जाने लगा। अर्थात लोगों को खुश करने के लिए जो रचनाएँ सबसे श्रेष्ठ हो सकती थी, वो लिखना शुरू हो गई। तो कहीं न कहीं भक्ति काल का पतन हुआ, रीतिकाल की शुरुआत हो गई थी। ये मोटा-मोटा कारण था कहीं न कहीं। और आज हम रीतिकाल ही पढ़ने जा रहे हैं। लगभग 3-4 प्रकरण में रीतिकाल हम पढ़ेंगे। 6 प्रकरण भक्ति काल, 4 प्रकरण में हमने पढ़ा आदिकाल, वीरगाथा काल, ठीक है ना? जिसे वीरगाथा काल कहते हैं। 3 प्रकरण में है अपना रीतिकाल, ठीक है ना? कितने प्रकरण में हमारा रीतिकाल है अपना? बिल्कुल 3 प्रकरण में है, ठीक है? 160 पेज नंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे लगभग 274 तक। तो आराम से 100 पेज के ऊपर का है। अक्षर आदि क्लासेस में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल जिसे कहते हैं, संवत 1700 से लेके 1900 तक। अगर 57 माइनस करते हैं इसमें से, तो 1643 बचता है मोटा-मोटा ये, ठीक है? 1643 से लेके 1843 तक रीतिकाल का समय माना गया है, किनके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है? इससे पहले हमने पढ़ा तो 1050 से लेके 1375 तक हम मानते हैं वीरगाथा काल। ये संवत में है, ये 1075 से लेके 1375 जो है, 1050 से लेके 1050 से लेके 1375 तक वीरगाथा काल है ये संवत में। 1375 से लेके संवत 1700 तक हमने माना था भक्ति काल का समय। उसके बाद संवत 1700 से लेके 1900 तक हम मानेंगे रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, उत्तर मध्य काल प्रकरण संख्या 1 सामान्य परिचय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी काव्य अब पूर्णता को पहुँच गया था। पहली पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैं पंक्तियाँ बता रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, उनके अलावा दूसरी पंक्तियाँ आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये पहली पंक्तियाँ हैं। पूछ लेगा कि किस प्रकरण में या किस कालखंड के लिए शुक्ल जी ने ये पंक्तियाँ कही है, तो आपको याद होना चाहिए कि भक्ति काल के लिए नहीं कही है, रीतिकाल के लिए कही है। क्योंकि आप हो भोले आदमी, भोला आदमी क्या करता है ना, भावना में बह जाता है, आवेश में बह जाता है। वो क्या करता है, ऑप्शन भक्ति काल देखेगा या आधुनिक काल देखेगा तो सोचेगा कि यार इसी टाइम पे जो है वो कहीं न कहीं जो कविता है वो प्रौढ़ता पर पहुँची होगी। ऐसा नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार प्रौढ़ता मतलब क्या होता है? और ज़्यादा एकदम समझदार होना, मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाना। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। मोटा-मोटा 1541 में कृपाराम ने एक तरंगिणी लिख के रस निरूपण कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक श्रृंगार संबंधित संबंधित सरकार संबंधी ग्रंथ लिखा। नरहरि कवि के साथ कर्नेश कवि ने भी करुणाभरण लिखा, श्रुतिभूषण लिखा, और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ लिखे। कर्नेश कवि के तो करुणाभरण इम्पोर्टेंट है, भूपभूषण और श्रुतिभूषण, ठीक है ना? ये हमने पहले पढ़े नहीं है वैसे, जब भक्ति काल के अन्य फुटकल कवि पढ़े हैं तब हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधित है। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। केशवदास जी ने, ठीक है ना? इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले ही आचार्य केशव ने कर लिया है। देखो खुद कह रहे हैं कि भाई हम मानते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रीतिकार का जो साहित्य है उसका जो शुरुआत है ना, कहीं न कहीं वो केशवदास जी ऑलरेडी कर चुके हैं। सम्यक समावेश, काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल केशव आचार्य ने किया है, पर मैं क्यों नहीं केशवदास को ही रीतिकाल का प्रथम आचार्य मानूँगा? इसका कारण केशव शुक्ल शुक्ल जी देते हैं। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा, रीति ग्रंथ और अविरल अखंडित परंपरा का प्रवाह केशवदास की कवि प्रिया के 50 साल बाद चला, वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर,
केशव दास के आदर्श को लेकर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लगा लो, 1000 बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी, और आप लगा नहीं पाओगे कि शुक्ल जी की लाइन है क्या ये, ठीक है ना। आप पता चले नगेंद्र के पास चले जाओगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और शुक्ल जी की लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का तात्पर्य क्या है, कि ये केशव दास जी है, इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अब इसके बाद लिखना स्टार्ट किया तो देखो 50 साल तक किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। प्रीत चिंतामणि है, इन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो उसके बाद तुरंत एक और कवि ने लिखा, फिर एक और कवि ने लिखा, फिर एक और कवि। अर्थात जो रीतिकाल की जो कविताएं लिखी गई ना, वो केशव दास जी के लिखने के बाद नहीं लिखी गई है, बल्कि चिंतामणि त्रिपाठी के बाद लिखी गई है, वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। अर्थात केशव दास जी जिस प्रकार से रचना करते थे, उनके लिए अलग चीज नियम थे, और चिंतामणि के लिए अलग। कैसे? केशव दास जी जो है वो अलंकार प्रधान आचार्य हैं, अलंकार को प्रधान धर्म मानते हैं काव्य का, जबकि चिंतामणि त्रिपाठी जो है वो रसवादी आचार्य हैं, रस और ध्वनि को प्रधान धर्म मानते हैं काव्य का, ठीक है। केशव के प्रसंग में पहले कहा जा चुका है कि वो काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, ठीक है ना। आगे वो बात जो हमने पढ़ी है, उनकी इसी मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ है। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई है। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली है। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया है, जब भाम और उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंदवर्धनाचार्य, नब्बट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई थी। भाभा और उद्भट के समय अलंकार और अलंकारे का भेद भी स्पष्ट नहीं था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उसने अलंकार के सामान्य और विशेष सिर्फ दो ही भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्णनीय विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए। कुल मिला के बात यह है कि जब यहाँ रिसर्च होती गई है, भाभा के बाद दंडिन ने की है, उद्भट ने की है, उसके बाद जब विश्वनाथ ने की है, मम्मट ने की है, आनंद वर्धन ने की है, तो भाई जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उनको फॉलो करो ना यार। आप पुरानी रिसर्च पे क्यों डाटा पे काम कर रहे हो? लेकिन केशव दास जी ने तो पुरानी रिसर्च भामा उद्भट ने जो लिखा है उस पर काम किया है, न कि जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है ना आनंदवर्धन आचार्य के द्वारा, मम्मट के द्वारा, विश्वनाथ के द्वारा, उस पर काम नहीं किया इन्होंने। पर केशव दास के उपरांत कि भाई केशव दास ने नहीं पढ़ा तो क्या हो गया? केशव दास के बाद में जो तत्काल तिथि ग्रंथ की परंपरा चली, वो कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ है। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्य के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्य के परिष्कृत मार्ग पर चली है, जिसमें अलंकार और अलंकार्य का भेद हो चुका था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित किए गए हैं। अर्थात केशव दास ने जिस कोचिंग में पढ़ाई की थी, वहाँ पे उन्होंने भामा का काव्य अलंकार, उद्भट के काव्य अलंकार ग्रंथ पढ़ा है, परंतु बाद के कवियों ने जयदेव का चंद्रालोक और कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित की रचना है ये, 200% इम्पोर्टेंट लिख लो इन दोनों को, पूछा जाता है हर बार एग्जाम, ठीक है। चंद्रालोक किसका है? जयदेव की रचना है। कुवलयानंद किसकी रचना है? ये अप्पय दीक्षित। वो मूल मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसमें अपना खास नहीं लिख रहा। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया है। इस प्रकार देवयज्ञ के संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। मेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ये पंक्तियाँ किसने लिखी है? शुक्ल जी ने लिखी है, आचार्य शुक्ल जी की पंक्तियाँ है ये। इसके संदर्भ में है ये चिंतामणि त्रिपाठी के संदर्भ में। तो चिंतामणि त्रिपाठी के संदर्भ में क्यों है ये? क्योंकि चिंतामणि त्रिपाठी को इन्होंने रीतिकाल का प्रथम कवि माना है, रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। हालांकि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं और विस्तार से पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चलती है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कुल मिला के इन पंक्तियों में उनको रीतिकाल का प्रवर्तक कह दिया है। हालांकि शुक्ल जी कहने से कुछ नहीं चलता है। गणपति चंद्रगुप्त प्लस नगेंद्र जी, ये दोनों रीतिकाल का जो प्रवर्तक है। और भी बहुत सारे कवि हैं जो रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं किसको? केशव दास को, ठीक है ना। केशव दास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिव्य तो चिंतामणि को हम मानना चाहिए। उन्होंने क्या किया है, संवत 1700 में तो
कुछ आगे पीछे काव्य विवेक नाम से एक पुस्तक लिखी है, कवि कुल कल्पतरु और एक काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंकों को पूरा निरूपण कर दिया है और पिंगल या छंद शास्त्र की पुस्तक भी लिखी है। अर्थात जब काव्य के जब सब अंगों का वर्णन कर दिया है, अतः काव्य का एक अंग हो गया तो एक अंगी कवि, मतलब एक अंग हो गया तो मतलब जाहिर सी बात है रस का वर्णन किया होगा। भाई काव्य कितने अंग होते हैं मोटे मोटे? रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, ठीक है ना, जिसे अपन मान सकते हैं श्रृंगारी कवि, ठीक है, और भी अन्य होते होंगे जैसे कि काव्य है तो काव्य प्रयोजन वगैरह, परंतु रस, अलंकार, छंद और नायिका भेद और काव्य के अन्य अन्य जो भी अंग है उनको लेकर मिक्स में रचना करना, है ना, काव्य के सभी अंगों पर रचना करने वाला कवि सर्वांग निरूपक कवि कहलाता है। सर्वांग अर्थात समझ गए आप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस प्रकार से, सर्वांग निरूपक कवि तो काव्य के सभी अंगों पर, काव्य के सभी अंगों को लेकर रचना करता है, काव्य सभी अंगों को लेकर रचना करता है, लेकर रचना करता है। तो अतः जब हमको पता है कि कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु नाम से जो पुस्तक है वो किसने लिखी? चिंतामणि त्रिपाठी ने। तो तरु आ गया ना, तरु, तो तरु का अर्थ होता है पेड़, पेड़ में सब कुछ होता है, पत्ते भी होते हैं, टहनियाँ भी होती हैं, ठीक है, डाल के अलावा कभी कभी कुछ में तो फूल भी आ जाता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है, एक प्रकार के घोंसले होते हैं, पक्षी होते हैं। कुल मिला के बात ये है, ये ग्रंथ जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ ही है। जब आप प्रश्न देखेंगे ना एग्जाम में तब चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ा कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है। जब आप देखोगे ना, जब हवा भी नहीं लगेगी तब समझ में आएगा कि कवि कुल कल्पतरु को सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, उसको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इसको याद रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा काव्य विवेक भी इनका ग्रंथ है, काव्य प्रकाश भी है, कवि कुल कल्पतरु है, तीनों याद रखने हैं, कोई तोड़ नहीं है। चिंतामणि त्रिपाठी बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, ठीक है। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी है, कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली है, पर पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके बाद उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखना, हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हो गया। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दोनों भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे हैं, हिंदी काव्य क्षेत्र में ये भेद भी लुप्त हो गया। अर्थात संस्कृत साहित्य में जो आचार्यत्व का काम करता है वो आचार्यत्व की ही रचना करता है, और जब कवित्व का काम करता है वो सिर्फ कविताएं करता है। रीतिकाल में भेद हो गया खत्म, क्योंकि जो आचार्य है वो कविताएं भी कर रहा है और जो कवि है वो भी आचार्य वाली रचनाएं भी कर रहा है। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन का पर्यालोचन शक्ति की उपेक्षा होती है उसका विकास तो हुआ ही नहीं। अतः क्या रीतिकाल में आचार्यत्व की कमी है? बिल्कुल है, 200% सिद्ध है ये बात, क्योंकि रीतिकाल के कवियों में आचार्यत्व की कमी इसलिए भी है क्योंकि जो सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन की शक्ति होनी चाहिए ना, वो है नहीं इन आचार्यों के पास। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था, जो कुछ लिखा जाता था पद्य में ही लिखा जाता था। अर्थात दोहा लिखा अगर, तो दोहा भी पद्य में ही लिखा है, और जो दोहे का एग्जाम्पल देना है, आपको उदाहरण देना है, वो भी पद्य में ही होगा। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो ही नहीं सकता ना। इस अवस्था में चंद्रालोक की ये पद्धति सुगम दिखाई पड़ी है कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी नहीं है। उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वह आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते हैं, वे वास्तव में कवि ही थे। ये इंपोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पीछे 1000 लिख लेना और परसेंट का 3 लगा लेना। शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं ये, पूछी जाती है, 1000 बार पूछी गई है, आगे ही पूछी जाएगी, ठीक है ना। कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आते हैं, उनमें आचार्य की गुण नहीं थे, उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ है। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का ठीक बोध भी नहीं हो सकता है, कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय 2 ही 4 कवियों ने नाम मात्र के लिए किया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध न तो दूर हुआ है, कहीं कहीं पर भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो गई है। काव्य के साधारणतः 2 भेद किए गए हैं, श्रव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया है। सारांश यह हुआ है कि इन रीति कवियों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति या साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए,
ये सब लिखने का अभिप्राय ये केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तार विवेचन नहीं हुआ है तथा नई नई बातों की उद्भावनाएं होती रही है ना। ये न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही है ना। कुल मिला के जो ऊपर वाली पंक्ति है ना, सारांश ये है कि इन रीतियों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कच्चा ही समझना चाहिए। रीतिकाल की कवियों के लिए ये पंक्तियां कही है, आचार्य शुक्ल जी की कथा नहीं है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अब ये मत समझना कि रीतिकाल में बहुत बड़े बड़े गंभीर और साहित्य शास्त्र वाले ग्रंथ लिखे हैं और नई नई उद्भावना लिखी गई नहीं। मौलिक उद्भावनाएं कमी मिलती है और नई नई विस्तृत और गंभीर ग्रंथों की भी कमी मिलती है। नीचे चलते हैं। केशवदास के वर्णन में दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली है। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवि ने भी सारे लक्षण और व्यंग्य संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं, जो कहीं कहीं तो अपर्याप्त है। अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया है, न ही रस क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास ही नहीं, जब भी दास आएगा रीतिकाल में भिखारी दास लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। तो भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में किया है, ये नहीं हुआ। पहले मैंने कवि कुल कल्पतरु की बात की है, जो कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, और मैं काव्य निर्णय की बात कर रहा हूँ, ये भी सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसका ये भिखारी दास जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, 200% इंपॉर्टेंट है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा है ना, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। इस संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रस्थ या तुक्का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथ में उसका विचार नहीं हुआ है, पर हिंदी काव्य में बराबर से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार बड़े ही आवश्यक कार्य किया है। का विचार करके भूषण नाम के कवि हुए हैं, जिन्होंने क्या किया, भाविक छवि नाम का एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा या परिवर्तित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से है, बस इतना ही अंतर है। भिखारी दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए भेद दिखाई पड़े हैं। भेदों में से 4 भेद तो भिन्न भिन्न योग है और 5वां संभावना अतिशयोक्ति है, तो संबद्धाती अतिशयोक्ति है। कुल मिला के बात यह है कि नया कुछ भी नहीं लिखा है। जो नया लिखने का प्रयास किया है ना, वो भी गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ उनका भ्रम मात्र है। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ मौलिक उद्भावना की है, पर वो किसी न किसी की कॉपी मात्र ही है, कॉपी है वो, ठीक है ना। देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगिणी से ली है ना, वैसे ही छल भी। अर्थात देव कवि ने, आचार्य देव ने रस लिखने के लिए कौन सी कोचिंग में पढ़ाई की थी? भानुदत्त की रस तरंगिणी के पास। भानुदत्त की पुस्तक है रस मंजरी, याद रखना, और एक पुस्तक है रस तरंगिणी, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, संचारी भाव पढ़ते हैं 33, लेकिन 33 ही मान्य भी है, 33 संचारी भाव पढ़ते हैं और 33 ही मान्य भी है, परंतु देव ने 34वां एक संचारी भाव और बताया है, जिसका नाम है छल, जो कि स्वीकार नहीं किया गया है। परंतु क्या है ना, कभी पूछ सकता है कि जो देव कवि ने जो संचारी भाव बताया है, उसका नाम क्या है? 34वां छल। छल जो है संचारी भाव। सच पूछिए तो जो छल है ना, वो अविद्या के अंतर्गत ही आ जाता है। अविद्या भी एक प्रकार का 33वां संचारी भाव है, याद रखना। इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्यबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में 2 बातें कही जा सकती हैं कि या तो यो कहे कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है, अथवा प्रमादवश और का और समझ कर, है ना। मतभेद तो तब कहा जाता है जब कोई नूतन विचार पद्धति मिलती है। अतः दूसरा कारण ही ठहरता है जानबूझ के इन्होंने किया है, प्रमादवश, ठीक है ना। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उनसे पता चल जाएगा। केशवदास जी ने रूपक अलंकार के 3 भेद लिए हैं। तो दंडी के लिए अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक है, ठीक है ना। केशवदास ने रूपक के 3 भेद लिए हैं, दंडी से लिए हैं।
अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक, इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता है। उदाहरण श्री उदाहरण भी अधिकता रूपे रूपक हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता है और रूप का अतिशयोक्ति हो गया है। रूपक रूपक ध्वनि के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाए। केशव के न तो लक्षण में ये बात प्रकट होती है, न ही उदाहरण में। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर लगता है, पर असल बात का पता नहीं। क्योंकि पहली बात ये बताओ कि सामने जिस बंदे को जो आचार्य है वो खुद जब उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा तो पहले खुद को तो आना चाहिए ना वो। जहाँ उस चीज़ को वो खुद समझ पा रहा है और एक्सप्लेन कर पा रहा है ना, वहाँ तक तो वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन जहाँ उसकी पहुँच से बाहर हो जाती है ना आचार्य की, वहाँ वो क्या करता है, उसको अधूरा ही छोड़ देता है। तो ये अपर्याप्तता जो है कहीं न कहीं रीतिकार की एक बहुत बड़ी विशेषता या कमी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लक्षणों में अपर्याप्तता है। तो लक्षण जो उन्होंने लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं उनमें। और जो ये नई मौलिक उद्भावना वो कर रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार के भेदों की, इन भेदों को पहले तो खुद ही नहीं समझ सके हैं, उनको डिटेल्स या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आधे-अधूरे एग्जाम्पल देके। इससे स्पष्ट होता है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। केशवदास की यहाँ पर कमी बता दी। भूषण कवि जो वीरता की रचना कर रहे थे, प्राय सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों की सादृश्यता की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। इसीलिए कहा जाता है कि भूषण की तारीफ शुक्ल जी हजार तारीफ करते हैं, पर एक जो सबसे बड़ी कमी बताते हैं वो है कि शब्द विन्यास की दृष्टि से भूषण का काव्य जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। शब्द विन्यास हो गए, अलंकार को लेकर हो गए, अर्थात कला क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है भूषण के काव्य में मिलती है। शब्द शक्ति का विषय दास जी ने थोड़ा सा लिया है। दास जी कौन? भिखारी, भिखारी दास जी। पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता है। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। जहाँ जो बात डिटेल में समझाने वाली होगी मैं डिटेल में जरूर समझाऊंगा। फिलहाल अपन को शुक्ल जी वाली पुस्तक पढ़नी है आपके आत्मा के शांति के लिए, तो हम कंटिन्यू पूरी पढ़ेंगे। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप की समझ में धर्म हुआ है, ठीक है, जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ है। सब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते हैं। संस्कृत साहित्य में अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं। वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला है। केशवदास को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशवदास जी के उपरांत रीतिकाल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया है। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले हैं। महाराज जसवंत सिंह ने भी अपने भाषा भूषण की रचना जयदेव के चंद्रालोक के आधार पर की है। उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया है। ये ठीक है ना, महाराज जसवंत सिंह ने भले ही भाषा भूषण नाम से ग्रंथ लिखा है जो कि अलंकार ग्रंथ है, परंतु उसमें भी यूं नहीं कहा है कि अलंकार मस्त है, अलंकार होना ही चाहिए, अलंकारों के बिना काव्य हो ही नहीं सकता। तो ये बात नहीं है। जबकि केशव के काव्य में मिलती है, उनको लगता है कि अलंकार से बिना काव्य संभव है। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। इनका उद्देश्य कविता करना नहीं था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना था। अंतर इनके द्वारा बड़ा भारी कार्य ये हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदय ग्राह्य उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए हैं। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों में चुनकर इकट्ठा करें तो उनकी इतनी अधिक संख्या नहीं होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की कुछ और अधिक चुका रहा है। देखो ऊपर वाली पंक्तियां दोबारा ध्यान से देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो इन जो रीति ग्रंथ है ना, के लेखकों ने भावुक और सहृदय और निपुण कवि थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कवि थे, आचार्य नहीं थे, ठीक है ना। इनका उद्देश्य कविता करना था। अभी वही बात अपन ने पढ़ी थी, ये बात, इनका उद्देश्य तो कविता करना था, न कि काव्यांग ग्रंथों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अर्थात आचार्य तो इनको मजबूरी में बनना पड़ा है। हो सकता है इनसे कहा गया हो कि यार तुम ऐसा करो, एनसीईआरटी की बुक में से ऐसा करो, हिंदी साहित्य के इतिहास की नई बुक पढ़ाओ, हम एनसीईआरटी में लॉन्च करेंगे, एक बढ़िया सी बुक बताओ, हम इस स्टेप में पढ़ाएंगे। तो यार तुम भी तो फिर कहने में कॉपी करोगे ना, खुद से तो थोड़ा ना मौलिक दबाव ना करोगे। वही वाली बात है। ये जो आचार्य राजा के आश्रम में रहते थे तो कभी बोलता था, राजे ना मेरी नई बीवी आई है तो कविता पढ़ने का शौक है, सिखाना पड़ता था। ये मेरे नर्तकी, मेरे फेवरेट, इसको सिखाया, सिखाना पड़ता था। तो कविता करना उनका उद्देश्य था भाई। पर क्या है ना, काव्यांग ग्रंथों का, और उनको दे भी नहीं सकता था, ये पकड़ो
हमारे लिखिए काव्य अलंकार जाओ पढ़ के आओ, पता चले उसका एक जन्म बीत गया रानी का और वो उसी में हो गई है ऐसा है बिल्कुल, तो संस्कृत आती नहीं समझ में। इसलिए उन्होंने क्या किया है फिर काव्यांग ग्रंथों का है जो है वो निरूपण किया है कहीं न कहीं, जो उस समय की जो भाषा थी उसमें उनको उकेर कर समझाने के लिए, ठीक है ना? तो ये उस बहाने क्या हो गया बड़ा भारी कार्य ये हो गया कि संस्कृत के जो ग्रंथ है ना उसको मोटा-मोटा एक प्रकार से देखा जाए तो उनको सामान्य भाषा में, सरल भाषा में प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने, है ना? तो अलंकारों को और रसों को और ज़्यादा गहराई के साथ हमारे सामने पेश कर दिया, ताकि हमको क्या हुआ सुनने में आसानी रही। तो देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों को चुनकर इकट्ठा करें तो इनकी अधिक संख्या नहीं होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की और कुछ अधिक झुकाव रहा है उनका। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई है। अब ज़ाहिर-सी बात है यार किसी महिला को पढ़ाया जाएगा, नर्तकी को सिखाया जाएगा, राजकुमारी को सिखाया जाएगा और राजा को भी सिखाया जाएगा, तो थोड़ा-सा नायिका भेद वाली जो रचना है ना, कहीं न कहीं जो श्रृंगारिकता वाली जो रचना है, वैसे उदाहरण देकर किसी भी वाक्य को या किसी भी कविता को या किसी भी चैप्टर को समझाना थोड़ा-सा सुग्राह्य होता है। तो इस वजह से उन्होंने उसी प्रकार के उदाहरण ज़्यादा रखे। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ है कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए हैं। ये कुछ ग्रंथ तो रस निरूपक ग्रंथ कहलाते ही हैं, परंतु कुछ ग्रंथ तो श्रृंगार निरूपक ग्रंथ भी है, जिसमें श्रृंगार निरूपक रचनाएँ लिखी गई हैं, पूरी की पूरी। ठीक है ना? इसके बाद है रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ है। तभी तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपसे पूछे कि रस निरूपक ग्रंथ कौन से हैं, तो कोष्ठक में नायिका भेद भी लिख लिया करो, क्योंकि वो नायिका भेद रूपी ग्रंथ पूछे या रस निरूपक ग्रंथ पूछे, आंसर एक ही चयन करना है। रस निरूपक ग्रंथ कौन-सा नहीं है या नायिका भेद वाला ग्रंथ कौन-सा नहीं है, तो भी आपको समान आंसर चूज़ करना है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस बात कि जिनमें और दूसरे रस पीछे के संक्षेप में चलते कर दिए हैं। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है, ठीक है ना? आलंबन उद्दीपन ये हम पढ़ चुके हैं, विवाह अनुभाव पढ़ते हैं जब काव्यशास्त्र में, और जब मैं काव्यशास्त्र पढ़ाऊँगा तो डिटेल में फिर से बताऊँगा कि आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया है और न जाने कितने ग्रंथ केवल नक्षिक वर्णन के लिए लिखे गए हैं। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट्टित्व वर्णन का भी अलग पुस्तकें लिखी गई हैं। विप्रलंब संबंधित 12 मासा भी कुछ कवियों ने लिखे हैं। विप्रलंब मतलब होता है वियोग, और वियोग के मामले में 12 मास पासा यानी कि 12 महीने तक मैं कैसे तेरे वियोग में जी हूँ पिया, इस बात का वर्णन भी किया गया है। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी है। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न-भिन्न चिंते बातों तथा जगत के नाना रहस्य की ओर कवियों की सृष्टि नहीं जानी पाई। आ गई ना वही बात कि भाई जो इतना सारा विस्तृत जीवन था ना या साहित्य का क्षेत्र था वो संकुचित हो गया। अब एक ही चीज़ दिख रही है, नर्तकी को कविता सिखानी है, रानी को सिखानी है, राजा को सिखानी है, उसके बेटे को सिखानी है, पोता को, चाचा को, फूफा को, माऊ, ताऊ को, सबको सिखानी है ऐसा में। और वो भी नायिका भेद वाली, श्रृंगार वाले एग्ज़ाम्पल ले लेके सिखानी है। तो उस सिखाने के चक्कर में क्षेत्र तो संकुचित हो ही जाएगा ना यार, ऐसा है बिल्कुल। और मान लो उनको सिखाना तो चलो ठीक है। मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही है ना, बताते रहना मुझे वीणा जी वगैरह। तो मान लेते हैं कि आवाज़ ठीक है ना, तो उनको सिखाना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पहली बात तो श्रृंगार निरूपक ग्रंथ और नायक-नायिका भेद वाले ग्रंथ लिखेंगे। दूसरी बात ये है जब ग्रुप में भी मिलते हैं ना, और भाई केशव दास कैसे है? तो वो कहते हैं बस यार सेनापति तू बता कैसा है? बढ़िया चल रहा है ना? अरे बढ़िया, बढ़िया तो कुछ सुना है यार, मज़े ले एक प्रकार से। क्योंकि दुविधा तो है नहीं यार, राजा वगैरह के महल में रहे तो ड्रिंक वगैरह तो करते ही होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। नहीं भी करते होंगे तो भी एकदम रसीले वाले माहौल तो रहता ही है ना। अब वहाँ ये तो है नहीं कि चलो यार एक चौपाई सुना दें एकदम यार भक्ति काल में से तुलसीदास जी की, कि झाँकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहाँ तो यही बातें चलती होंगी कि एकदम बढ़िया छंद सुना दे, एकदम मस्त एकदम रसीला वाला यार। तब वहाँ पे रस आता होगा फिर, ऐसा है बिल्कुल। एक कहत नटत रिजत खिजत, अरे वाह, 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 वाह! एक कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, अरे वाह, 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 वाह! धरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ऐसी पंक्तियाँ चलती होगी, तो ऑटोमेटिकली जो काव्य का क्षेत्र है वो तो संकुचित हो ही जाएगा ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी है। प्रकृति अनेक रूपता और जीवन के भिन्न भिन्न चिंते बातों तथा जगत के नाना रहस्य की ओर कवियों की दृष्टि नहीं गई है। वो एक प्रकार से बुद्ध और परिमत्सी हो गई है। उनका क्षेत्र संकुचित हो गया है। अरे वही वाली बात है, वागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी थी। शुक्ल जी भी कितना आया लिखते हैं ना एकदम, जिससे अनुभव के बहुत सारे गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए हैं। दूसरी बात ये है कि
अब देखो भक्ति काव्य कवि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जनोन्मुखता, अर्थात लोगों को महत्व दिया गया है, सामान्य जनता का साहित्य लिखा गया है। यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे वही बात है, पता ही नहीं कि रीतिकाल के समय में जन जीवन की क्या व्यवस्था थी, नायिका की क्या स्थिति है, नारी का क्या स्थिति है, भक्ति पर रचनाएं भी बहुत कम लिखी गई है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता के अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया है। कुछ कवियों ने बीच में भाषा शैली, पद विन्यास और अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सके तो दिखा सके, और उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति के अन्वेषण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की समग्र सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। फिर कट कर दिए, बीच बार करा दो। इतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, है ना, पर वो नहीं हुई है। आशा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर पूर्णता को पहुंची थी, उस समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो कितनी बड़ी बात कही है ना, जब बहुत बड़ा अभाव था ना भाई, भाषा को लेके कोई द्वंद्व नहीं रहा है, ठीक है, सर्वप्रथम आदिकाल में रहा है, फिर भक्ति काल में अवधि में लिखा गया, ब्रज में लिखा गया, रीतिकाल में ब्रज भाषा साहित्य की स्वर्ण भाषा बन गई, और जो व्याकरण को लेकर कुछ नियम बनने चाहिए वो बने आधुनिक काल में, वो भी भारतेंदु काल में नहीं, द्विवेदी काल में। तो रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वो नहीं हो पाई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर करोड़ता को पहुंची थी, उस समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, जिससे उस च्यूत संस्कृति दोष का निराकरण होता जो ब्रजभाषा काव्य में थोड़ा बहुत पाया जाता है, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया है उसमें पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर भूषण की विशेषता दी जाएगी और वहाँ पे ये पंक्तियाँ मिलेगी आपको। भूषण की काव्य में कोई प्रकार की कमी नहीं थी, या देखा जाए तो भूषण की रचना से भी श्रेष्ठ थी, तो आप सोचोगे अरे वाह या श्रेष्ठ होगी, सही नहीं, उनके भी अनेक स्थलों पर सदोष था, दोष सहित थी वो, है ना। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को नहीं होता, पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, जिससे भाषा में कुछ गड़बड़ी बनी ही रही थी। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण था ब्रज भाषा और अवधि, इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विदेश की प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती है, वो अपना ढांचा बराबर बनाए रहती है। काव्य की ब्रजभाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात है कि सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, अमार, कीन, अस, जस इत्यादि बराबर मिलते हैं। बिहारी की भाषा में भी कीन, दीन आदि से खाली नहीं। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ, अतः इस काल में काव्य की ब्रजभाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया है। हरिदास जी ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया है। मिश्रित भाषा के समर्थन में वो कहते हैं कि ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सभी कोई, मिला संस्कृत पारस्यों पे अति प्रगट जो हुई। ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, 1000 लिख लो पीछे, 10,000 लिख लो पीछे, और लगा लो परसेंट। अगर अगले एग्जाम में नहीं दिख जाए तो मुझे बता देना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये पंक्तियाँ किसकी है? भिखारी दास की। ब्रज भाषा ही भाई सबसे श्रेष्ठ और रुचिकर भाषा है। जो भी कैसे कवि है, जो भी श्रेष्ठ कवि है, वो इसी भाषा को काव्य लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 10,000 लिख के पीछे परसेंट लगा लो, 200% आएगी ये पंक्ति। रीतिकाल की गिनती में 10 पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट होगी, जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है, विशेषता से पूछा जाता है, कवियों से पूछा जाता है, परंतु पंक्तियों से तो 10 ही पंक्तियाँ होंगी जिनसे पूछा जाता है हमेशा। ऐसे चलते हैं। उक्त दोहों में शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। उक्त दोहों में मागधी जो शब्द है उससे पूर्वी भाषा का अभिप्राय है, क्योंकि हमको पता है ना मागधी भाषा से निकली है हमारी कौन सी, बिहारी वर्ग की भाषा, और अर्ध मागधी से कौन से निकली है, ब स, जिसे बोलते हैं ना ABC, अवधि, अवधि, और ये क्या बोलते हैं ब से क्या बोलते हैं उसके आप छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना, और पूर्वी हिंदी की दूसरी भाषा बोलते हैं।
अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। अवधि अर्धमागधी से ही निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। जबादानी के लिए, ठीक है ना, जबादानी के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है। कहते हैं ना कि ब्रज भाषा है तो ब्रजभाष ही न मानिए। ऐसे ऐसे कवि हैं कि मतलब कुल मिला के उसका अर्थ ये निकलता है कि ब्रज भाषा के लिए ज़रूरी नहीं है कि ब्रज में आपका जन्म हुआ होगा। ऐसे-ऐसे कवि हुए हैं जो ब्रज भाषा में पैदा ही नहीं हुए हैं, ब्रज में उनका जन्म ही नहीं लिया है, फिर भी वो ब्रज भाषा में इतनी श्रेष्ठ कविता करते हैं कि सुनते ही मन को बहुत ज़्यादा एकदम सुकून महसूस होता है। इन जबादानी के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है। आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है। इस बात को दास जी यानी कि भिखारी दास जी कहते हैं, सूर्य केशव मंडल बिहारी कालिदास ब्रह्म चिंतामणि मतीराम भूषण सो जानिए। नापसरी छंद आ गया है भाई। सूर्य केशव मंडल बिहारी कालिदास ब्रह्म चिंतामणि मतीराम भूषण सो जानिए। लीलावर सेनापति निपट निवाद निधि नीलकंठ मिश्र सुख देव देव मानिए। आलम रहीम रस खान सुंदर आदिक अनेक सुमति भय कहाँ लो बखानिए। तो इतने सारे नाम तो मैंने दे दिए कि कहाँ तक बखान करूँ क्या। और ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो। ऐसे ऐसे कवित्व की बानी हो सो जानिए। ऐसे ऐसे कवियों की बानी हो जानिए। कि इन लोगों को सुनकर लगता है कि यार भाई ब्रज भाषा के लिए तो ब्रज भाषा में ज़रूरी नहीं है वहीं पैदा हो या ब्रज भाषा में रहना ज़रूरी नहीं, ब्रजभाष ज़रूरी नहीं। भिखारी दास की 10,000 लिख के फिर से परसेंटेज लगा लो पीछे। ऊपर केशव दास की मैं पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट बता के आ चुका हूँ ऑलरेडी, जब हम अन्य पटकल कवि पढ़ रहे थे। ठीक बा, देखिए चलते हैं। मिली-जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंगन ने तो जो कवियों के शिरोमणि हुए हैं ना, भाषा का व्यवहार किया है। कैसा किया है? तुलसी गंग दोनों भय जो कविन के सरकार। इनका काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। दोहा हो गया दोहा। नीचे ऊपर खिलाक्षरी था, सवैया आएगा बता दूंगा। तो ये वाली पंक्तियाँ भी हम अन्य फटकल कवियों के वहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? इसे 10,000 लिख के पीछे लगा लीजिए आप परसेंट का चिन्ह। इस सीधे-साधे दोहे का जो ये अर्थ है, मैं 10th मतलब 10 से 15 से ज़्यादा पंक्ति आपको नहीं बताऊँगा जो महत्वपूर्ण, मैं यकीन दिला रहा हूँ। इस सीधे-साधे दोहे का जो ये अर्थ लिया गया है, तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए हैं कि उनके काव्य में विविध प्रकार की भाषा मिलती है, तो उसकी समझ को क्या कहा जाए? पहले तो वो ब्रजभाषा की तारीफ़ करते हैं और अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भिखारी दास ने काव्य भाषा के रूप में जो निर्णय लिया है, वह कोई 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत लिया है। अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ज़्यादा ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रजभाषा ही कही है जिसमें भाषाओं के शब्दों का मेल भी हो सकता है और भाषाओं के, है ना? पर भाषा संबंधित अनेक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा है। उनके कारक चिन्ह और क्रिया के रूपों को भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे हैं। ऐसा वह केवल सौंदर्य बोध की दृष्टि से करते थे, इसी सिद्धांत के अनुसार नहीं करते थे। करना के भूतकाल के लिए व छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो शब्द, कीनो शब्द, कर्यो शब्द, करियो शब्द और कीन शब्द यहाँ तक कि किए तक रखने लगे। अब जाहिर-सी बात है यार छंद में जिस मात्रा की मुझे कमी लगेगी, ये बताओ छंद पहले है, भाव पहले है बताओ? पहले तो भाव है ना यार, कविता भावों से बनती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज दिन तक कभी किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी होगी, आज के बाद ज़रूर पढ़ोगे, कविता भावना का विषय है, ठीक है ना? आलोचना का नहीं। का भावना का विषय है, आलोचना का नहीं। पीछे लगा दीजिए कविराज। ये पंक्तियाँ मैंने कभी पढ़ी नहीं, मेरी खुद की लिखी हुई कविता भावना का विषय है, आलोचना का नहीं। अतः जब इस पंक्ति में जहाँ जो श्रेष्ठ लगेगा क्योंकि भाव समझ में आने चाहिए ना यार, हम से क्या करेंगे? कि और लिखने से क्या पता नहीं चलेगा इसका मतलब करना है, तीनों से मतलब पता नहीं चलेगा आपको, चल जाएगा ना। इसका परिणाम ये हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त की हो सकी, जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों को स्थिर न होने से कोई विदेशी काव्य की ब्रजभाषा का अध्ययन करना चाहे, तो उसे कितनी कठिनता होगी। यहाँ पे शुक्ल जी का जो आचार्य वाला रूप है ना, वो टीचर वाला, वो निकल के आ रहा है ऐसा बिल्कुल। कि भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार से मुसलमान के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे, इसका उल्लेख हो चुका था, ठीक है ना? विदा जी देख के बताना कितना और बाकी है इसके बाद। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही इस प्रकार मुसलमान के संसर्ग में कुछ फारस कितने पेज
भाव मिलने लगे थे। इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की बात तो क्या ही करना। तुलसीदास ने भी गनी, गरीब साहब, इताती, उम्र दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है। शुरू में ऐसे अवश्य शब्द कम ही मिलेंगे। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ उस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों का त्यों बढ़ता गया है, त्यों त्यों कवि लोग उनका अधिक अधिक स्थान देने लगे हैं। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे, वे भी दरबार में खड़े होकर उमर दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। वक्त बुलंद आदि शब्द उनकी जबान पर नाचने लगे। क्योंकि एक कवि होता है यार, मचल मचलने वाला दिल होता है ना, उसका देखा जाए तो एक प्रकार चंचल तो होता ही है ना कवि एक प्रकार से। तो बस ये भी शब्द ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। चाह चाह से जो नया शब्द मिल जाए जो कि कॉन्टेक्ट करने में आसान रहेगा, सामने वाले से कनेक्ट करने में मुझे आसानी प्रदान करेगा, उन शब्दों को नहीं लेगा। ये तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। फारसी काव्य के शब्दों में जो भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना प्रारंभ किया था फारसी काव्य के शब्दों को, है ना, इसी काल में भी ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ गई। ये देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट उत्कृष्ट कवियों ने शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया है। अर्थात इतना भी फारसी और अरबी शब्दों का इस्तेमाल मत करो कि वो उर्दू का काव्य बन जाए। हम हिंदी का काव्य लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम वही स्थान फारसी के लो जहाँ वो चार चांद लगाते रहे। जबरदस्ती ठूस कर अपना फारसी का ज्ञान दिखाने की कोशिश मत करो। परंपरागत साहित्य का आजकल इसका उल्टा हो रहा है। आजकल बंदे कविता लिख रहे हैं और कविता लिखते टाइम पे वो क्या करते हैं, पर्यायवाची शब्दों को पास में रखते हैं कि किसी भी शब्द का कोई कठिन से कठिन हिंदी का पर्यायवाची मिल जाए तो मैं कविता नहीं। अरे भाई कविता ऐसे थोड़े बनती है यार। क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्दों को कविता में रखकर कविता को मारना होता है वो एक प्रकार से, या अर्थ का अनर्थ हो जाता है कहीं ना कहीं शायद। हम जबरदस्ती कविता में ऐसे गहनतम या गूढ़ ऐसे शब्द रखोगे जो सामान्य जीवन में प्रचलित भी नहीं है, प्रचलन में भी नहीं आते हैं, तो आपकी कविता सिर्फ वही पढ़ेंगे जो अलमारी में रखी रहेगी। अलमारी में रखी हुई बहुत अच्छी लगेंगी फिर आधी किताब आपकी कविता। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने भी कहीं कहीं बेढंगे और तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रख लिए हैं। कहीं कहीं पर तो खुशबोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गंवारों की सी रचना लगती है कि भाई फारसी से लेना है तो सब शुद्ध शब्द तो लो यार, क्यों गड़बड़ ले रहे हो। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है। उनके भाव भी बांधा गए हैं। रस निधि ने एक ग्रंथ लिखा है रतन हजारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे 1000 लिखे परसेंटेज लगा लो, ठीक है ना। रस निधि का रतन हजारा में ये बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि ही यद्यपि फारसी भाव के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने भावों को अपने देसी साँचे में अधिक ढाला है, जिससे वे खटकते हुए या सहसा लक्ष्य नहीं पाते हैं। उनकी विरहता के अत्युक्तियों में दूर की सोच और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली भी है, पर बिहारी रसभंग करने वाले विवश रूप कहीं नहीं लाए हैं। ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बिहारी है ना, उनकी विहताप की जो अत्युक्तियाँ हैं, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, विहताप की जो अत्युक्तियाँ हैं, जो दूर की सूझ है ना और जो नाजुक ख्याली है, यानी कि जो भावना उन्होंने ली है ना वो कहीं ना कहीं फारसी से मिलती जुलती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्ल जी का कथन है ये बिहारी जी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहारी पढ़ेंगे तब हो सकता है वहाँ नहीं लिखा हुआ हो, ठीक है ना। और बढ़िया, प्रकरण संख्या 1 खत्म होने वाला है तो ये एक पैराग्राफ बचा है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये उल्लेख कर देना बहुत जरूरी जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैया है। तो देखो आपके सामने 5-7 विशेषताएं तो यही आ गई यार कि रीतिकाल के कवियों का छंद कौन सा है, प्रिय, कवित्व और सवैया, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, मौलिक उद्भावना है क्या, नहीं है, फारसी शब्दों का समावेश है क्या, बिल्कुल गुण मात्रा में मिलता है पर मिलता है, और इसके अलावा आचार्य का गुण मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा लक्षण ग्रंथ मिलते हैं क्या, बिल्कुल मिलते हैं। ब्रजभाषा जो है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। संकुचित काव्य क्षेत्र है क्या, बिल्कुल संकुचित काव्य क्षेत्र है। भक्ति काव्य के पर्याप्त है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति काव्य बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में नहीं लिखा गया है, गौण मात्रा में लिखा है। मुक्तक काव्य की प्रधानता है क्या, मुक्तक काव्य की बिल्कुल, मुक्तक काव्य की प्रधानता है, न कि प्रबंध काव्य की, ठीक है। प्रबंध मुक्तक ये क्या होता है लगभग हर क्लास में बताता रहता हूँ मैं।
इनको नहीं पता, वो लगभग इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की शुक्ल जी की पूरी पुस्तक हम पढ़कर आ चुके हैं। वीर गाथा काल और भक्ति काल की एक-एक पंक्तियाँ हमने पढ़ी है। और जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट है, शुक्ल जी के अलावा नगेंद्र जी से प्रेम करते हैं, जिनकी आत्मा को शांति चाहिए, उनको लगता है कि नगेंद्र पढ़ना चाहिए, तो हम नगेंद्र भी पढ़ाते हैं। और नगेंद्र वाले क्लास की पूरा रीतिकाल हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी देखेंगे तो। आधुनिक काल हमने शुरू कर रखा है वर्तमान में। अभी तक आज की क्लास तक हम द्विवेदी युग में पहुँच चुके हैं और द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों को हम उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो नगेंद्र से भी आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। शुक्ल जी तो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा ऐसी है जो हवा बना रखी है लोगों ने कि हाँ यार, शुक्ल जी पढ़ेंगे तभी होगा, नगेंद्र जी पढ़ेंगे तभी होगा। ठीक है ना? हम परोसेंगे ना यार, आसान तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। जैसे आपको ग्रहण करना है, आप ग्रहण कर लेना। एक बार आदिकाल और भक्तिकाल भी नगेंद्र वाली पुस्तक से जल्दी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की कि कवित्व और सवैया जो छंद है वो रीतिकाल का प्रिय छंद है। कवित्व तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया है। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा बहुत विभेद कर देने से उसमें दोनों में अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। तब पढ़ने के ढंग में अगर आप उसको देखना कैसे, जैसे मान लो पढ़ने के ढंग में थोड़ा बहुत विभेद कर देंगे ना, तो अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। अर्थात कहा जाता है कवित्व तो श्रृंगार और वीर दोनों के लिए रसा दोनों रसों में समान रूप से प्रयुक्त होता है। अर्थात तो वीर रस के लिए अधिकांश लोगों ने घनाक्षरी छंद लिखा है, इसे कहते हैं कवित्व। श्रृंगार लिखने के लिए लिखा है सवैया, ठीक है ना? अतः कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ने का तरीका बदल देना, तो भाई साहब वो जो वीर रस में जो लिखा है ना अपन ने, क्या बोलते हैं, कवित्व, वो दोनों में बढ़िया सा वो आ जाता है स्वाद। कैसे आता है मैं पंक्तियाँ बताता हूँ। जैसे पंक्तियाँ है, पंक्तियाँ मान तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, भिखारी दास वाली ऊपर वाली पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं आपके सामने, है ना? ये रही, ये घराक्षरी छंद है ऊपर जो हमने पढ़ा था, है ना? अब देखो मान लो इसको ये श्रृंगार का छंद है, अब श्रृंगार के अनुसार पढ़ता हूँ मैं, है ना? चिंतामणि मति राम वो जानिए, नीलावर सेनापति नेवाज निधि, इस प्रकार से, है ना? देखो सुर यहाँ से ही है। सुर सुर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, चिंतामणि मति राम भूषण सुजानिए, नीलावर सेनापति निपट निवाज निधि, नीलकंठ मृष सुख देव देव मान। ये होगा श्रृंगार, एकदम प्यारा प्यारा। अब शेर का नाम से छंद अगर हम पढ़े वीर रसना, है ना? कैसे पढ़ेंगे? सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, चिंतामणि मोती राम भूषण सुचानिये, लीलावर सेनापति निपट निवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुख देव देव मानिये, आलम रहीम रस खान सुंदरातिको, अनेक सुमति भय कहालो बखानिये, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि के पानी रस जानिए। वीर रस में भी हम कवित्व छंद को पढ़ सकते हैं और श्रृंगार रस में भी हम कवित्व छंद को पढ़ सकते हैं। तो नाद सौंदर्य की बात यहाँ पे शुक्ल जी कर रहे हैं कि दोनों में अनुरूप अगर पढ़ने का ढंग बदल दिया जाए तो अनुरूप नाद सौंदर्य पाया जाता है, अनुकूल। तब यह छंद जो है श्रृंगार और करुण, इन दोनों कोमल रसों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और मुझे भी ये लगता है, क्योंकि यार वो यह छंद में नहीं लिखा जा सकता वीर रस उतना ज़्यादा खुल के। मैंने कभी कोई पंक्ति देखी ही नहीं है। यदि श्रृंगार लिखना हो, करुण छंद, करुण रस में लिखना हो, हाय हाय वियोग श्रृंगार लिखना हो, मजा आ जाता है सही वो ये छंद पढ़कर, है ना? वीर निकलते नहीं अब नयन से तने, कभी जो सीखेंगे तीर को पीना। यार वही तो है, सावन आषाढ़ भादो माय, ऐसे कार्तिक सावन, कार्तिक सावन। मुझे पंक्ति याद नहीं आ रही है, तो बहुत बढ़िया पंक्ति है, पर ये कभी सुना होगा बाहर। इस सवैया और श्रृंगार और करुण, इन दोनों कवल कोमल रसों के लिए बहुत ही प्यारा छंद है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दोनों रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। रीतिकाल की गुण विशेषता वही जो रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। इससे इस काल को रस के विचार में कोई श्रृंगार काल कहे तो कहे जा सकता है, जबकि श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कहा है, ठीक है ना? और विश्वबंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। अतः कि श्रृंगार तक की जो प्रवृत्ति मिलती है रीतिकाल में, उसके अनुसार कोई अगर इसको श्रृंगार काल कहे तो कहे, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है।
श्रृंगार के वर्णन तो बहुत तेरे कवियों ने अश्लीलता तक पहुँचा दिए हैं कर, इस कारण जनता की रुचि थी जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक हमने रीतिकाल का प्रकरण संख्या 1 पढ़ा। आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको, ठीक है ना? मेरी ये छोटी-सी क्लास आपके छोटे से प्रयास से बहुत ज़्यादा छोटी-सी दूरी तय कर लेगी अगर आप इसको छोटे-छोटे कहते हैं ना पैकेट्स में छोटे-छोटे ग्रुप में अगर शेयर कर देंगे ना, तो कहते हैं ना छोटे-छोटे प्रयास अगर आप करोगे तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ रहेगी। कोई डाउट होगा तो यूट्यूब वालों का तो कमेंट पे स्वागत है ही सही, टेलीग्राम वाले तो अपने घर के आदमी हैं, मुझे भी बता देंगे तुरंत ही कि क्या है, कैसी क्लास रही है, ठीक है ना? क्लास खत्म करते हैं, अभी रात हो रही है, 11:30 बज रहे हैं। गुड नाइट बोल देना सब है। गुड नाइट।